अब हमें करना है 3 टॉपिक हमें यहाँ पे करना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यूज करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दीपक गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अधिकतम शक्ति प्रमेय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी आपको। गुड मॉर्निंग आदर्श। अधिकतम शक्ति प्रमेय, इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। शक्ति मतलब ऊर्जा क्षय होती है। शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा क्षय। आरती गुड मॉर्निंग। शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? ऊर्जा का उपयोग। क्योंकि क्षय करेंगे तो किसी काम में ही करेंगे, तो काम करेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा? तो ऊर्जा का होगा उपयोग। तो सही बात तो ये है कि अधिकतम शक्ति प्रमेय, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मतलब अधिकतम शक्ति हमें कब मिलेगी? अधिकतम शक्ति जब मिलेगी जब हम अधिकतम ऊर्जा खर्च करेंगे। और जब हम अधिकतम ऊर्जा खर्च करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अधिकतम ऊर्जा उपयोग करेंगे तो अधिकतम कार्य मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ में शक्ति किस स्थिति में अधिक होती है। मतलब ये जो अधिकतम शक्ति प्रमेय में हम क्या निकाल रहे हैं? किसी विद्युत परिपथ में अधिकतम ऊर्जा किस स्थिति में व्यय होती है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। किस स्थिति में व्यय होती है। तो अधिकतम शक्ति प्रमेय की हम बात कर रहे हैं, तो सेल से ही तो धारा प्रवाहित होती है। ये है हमारे पास एक कोई परिपथ, ये सेल है, ईएमएफ है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये इसका बाह्य प्रतिरोध है। P इज इक्वल टू हमारे पास होता है, P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। और आपको पता है कि I बराबर क्या होगा? कुल ईएमएफ और कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। जिसे पूछना है तुरंत पूछना, बंसमूर मत कहना बच्चों। I बराबर E अपान R प्लस R, ये मैं अधिकतम विभवांतर बटे अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो I बराबर हो जाएगा E अपान R प्लस R। ये हम रख दें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर अपान R प्लस R का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, तो दोनों में अपन ने ऐसा लगा दिया, ये लिख दिया। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू, थोड़ा सा अपन ऐसा कर लें, E स्क्वायर इधर ले लें और R अपान R प्लस R का होल स्क्वायर यहाँ रख दे। यहाँ तक सब बातें समझ में आई होंगी। हाँ आराध्या क्या पूछ रही है? पूछ बेटा। सर एक बार और बताइएगा, यहाँ पर सोलबद्ध किए हैं। ओके आरती, 11th क्लास में हमसे ही पढ़ी है आरती। तो एक सिंपल सी बात यह है कि I ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर V अपान R हो जाएगा। I अब हमें यहाँ निकालना है, तो विद्युत वाहक बल E होता है, ये विभवांतर ही अधिकतम होता है, और प्रतिरोध R प्लस R हो जाएगा, ये R प्लस R हो जाएगा। तो इस I स्क्वायर की जगह हमने ये रखा तो स्क्वायर हो गया। अब सिंपल मैथमेटिक्स हमने किया है। समझने वाली बात तो आराध्या अब आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है।
और जो हमसे पढ़े हैं, जिन्होंने अवकलन और समाकलन हमसे किए हैं, वो बच्चे बिल्कुल जानते हैं कि अधिकतम शक्ति, ये P क्या है, ये P है शक्ति। तो अधिकतम शक्ति की शर्त, ये सब समझे, नहीं तो हमारा पिछले साल का लाइव क्लास की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं, हमारे लेक्चर आपको अवेलेबल है। अवकलन और समाकलन जरूर देख लेना बच्चों, फिजिक्स में यदि अच्छा करना है तो। अब सुनिए जरा, अधिकतम शक्ति की शर्त, अधिकतम शक्ति की शर्त, ये है इंपॉर्टेंट बात। वो ये होगी कि dP/dr बराबर 0। अधिकतम शक्ति निर्भर करेगी, सुनना बच्चों, सब ध्यान देना, अधिकतम शक्ति निर्भर करेगी प्रतिरोध पे। यदि P मतलब शक्ति, P का अवकलन प्रतिरोध के सापेक्ष किया और वो 0 आ गया, तो ये कंडीशन है अधिकतम शक्ति की अवकलन में हमने समझाया है। सुनिए, अधिकतम शक्ति की शर्त मतलब हम शक्ति का प्रतिरोध के सापेक्ष अवकलन कर दें और यदि ये 0 आ जाए तो शक्ति अधिकतम होती है। तो किसी का भी मान अधिकतम चाहिए तो अधिकतम शक्ति की शर्त होती है शक्ति का प्रतिरोध के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो ये अधिकतम होती है। अब P बराबर क्या लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 लिख दें तो हम क्या लिखेंगे, d/dr, और P की जगह हमने क्या रख दिया, E² r/r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि केवल अवकलन r का होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष किया जाता है अवकलन केवल उसी का होता है। तो हम E² को इस तरफ रख दें, E² हमने इधर रख दिया, ये हो जाएगा d/dr, और यहां बचा क्या, r/r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसका कर रहे हैं अवकलन, ये E² उधर चले जाएंगे। हम थोड़ा सा अधिकतम और न्यूनतम की बात बता देंगे। अभी जरा ये समझो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यदि हम इसका अवकलन करें तो क्या होगा, E² तो सामने जाके 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 0/E² तो 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करते हैं तो डिनोमिनेटर इंटू अवकलन r का करेंगे, dr/dr। सुनिए, ये वैसे ही लिख देते हैं, r का अवकलन करते हैं तो dr/dr ये वाला है, फिर माइनस करते हैं, ये वैसे ही लिख देते हैं r, और अवकलन करते हैं अपन r प्लस r का होल स्क्वायर, और ये बराबर है 0 का। ये अवकलन है, देख लेना लेक्चर बच्चों। dr का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये बचा r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो r है आपका, और यदि r प्लस r² का करेंगे, इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r इंटू r प्लस r कैपिटल R बराबर 0। ये आया हमारे पास। मालूम है कि बच्चों को दिक्कत। हाँ प्रशांत सर के बच्चे बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मतलब भाग के मतलब समाकलन किए हैं तो उसके नीचे जो होगा होल स्क्वायर होगा ना सर, r प्लस r का होल स्क्वायर होगा सर, वहाँ और नीचे बटे में होगा सर, सब पूरे के बटे में होल स्क्वायर होगा ना। हाँ 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 हाँ, वो हमने इसलिए नहीं लिखा था। वेरी गुड प्रशांत सर के बच्चे जब तक हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये सामने जाके 0 हो जाएगा बेटा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया था। ये सामने जाके r प्लस r का होल स्क्वायर होगा, 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 2r², और ये हो जाएगा r प्लस r इज इक्वल टू 0। यही बचा। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं
आर स्क्वायर प्लस 2r कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर आर और प्लस क्या हो गया ये 2r क्यू। यहाँ पे 2r क्यू, ये थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। 2r क्यू कैसे आ सकता है ये 2r r प्लस आर। हाँ ये दो गड़बड़ कर दी ना, 2r r प्लस आर होगा, ये हटाओ, ये नहीं होगा तो ये r होगा। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हमने भी की थी। हाँ टीचर भी कर ही देता, ये r हो जाएगा, ये भी आंसर हटा दो। हम अभी समझा रहे हैं। और 2r स्क्वायर r प्लस माइनस, ये भी हटाओ, माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां पे भी ये भी हमारा रहेगा कितना, हम फिर से एक बार डिटेल से कर देंगे, सबको समझाएंगे। ये हो जाएगा 2r r 2r से 2r कैंसिल हो गया, 2r में से एक r स्क्वायर गया तो बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0। तो r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो r बराबर r। अभी हम और समझा रहे हैं बच्चों, कोई कंफ्यूज मत रहना। r प्लस r मतलब ये है कि जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होते हैं तो अधिकतम शक्ति मिलती है। फिर से समझा दे रहे, तो जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होते हैं तो अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। ये है अधिकतम शक्ति प्रमेय। और सब बच्चों को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं समान अवकलन। सुनो, ये आप किसी चीज का अवकलन कर रहे हो, डी अपन डी एक्स बोल दें और यहाँ पे आप लिख दो F1 अपन F2। F1 है आपका अंश, F2 है हर। तो इसका फार्मूला क्या है, F2 को वैसे ही लिख देते हैं, अवकलन करते हैं F1 का, माइनस F1 को वैसे ही लिख देते हैं, अवकलन कर देते हैं दूसरे का, और नीचे आता है F2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चों। अब सब बच्चे समझें जरा कि हमारे पास क्या है, डी अपान डी आर है, और यहाँ पे करना क्या है, किस चीज का करना है, वो है आर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसका करना। मतलब ये क्या हो गया F1 और ये क्या हो गया F2। तो पहला वैसे ही लिख देते हैं, हमने क्या लिखा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर लिख दिया, और दूसरे का आर का अपन करेंगे अवकलन, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं, नहीं नीचे वाला तो लिख चुके हैं, अब ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं आर, और फिर हम करते हैं आर प्लस आर स्क्वायर का होल, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर, ये हो जाएगा। और ये बराबर काय के है 0 के, क्योंकि ये 0 के बराबर है। और नीचे फिर से हम ये लिख दें, ये हो जाएगा r प्लस आर का होल स्क्वायर का भी हम करते हैं होल स्क्वायर, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल r बराबर 0। बाकी ये कर लिया है। तो अब आ जाओ बहुत सिंपल और सरल सी चीजों पे। अवकलन का वीडियो देख लोगे, लेक्चर देख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जरूर देख लें। और अब हम करते हैं इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, और वो है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो हम यहां पर मीटर सेतु, सेतु को इंग्लिश में बोलते हैं पुल, BRIDGE। तो चलो जरा इसे दो पार्ट में तो कर ही लेते हैं। मीटर सेतु से हम करते क्या, बिल्कुल सरल है, सिंपल है, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। आगे बढ़ेंगे, इतना तैयार करना, समझ गए। और देखिए जरा यहाँ पे मीटर सेतु,
ब्रिज, सेतु का मतलब ब्रिज होता है। यह एक उपकरण है, उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या है? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड इट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बलराज, P/Q इज इक्वल टू R/S। चलिए, और यह एक उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलो हम समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, और पहले मीटर ब्रिज की भी बात करते हैं। एक लकड़ी का ऐसा वुड, लकड़ी का ऐसा बक्सा होता है, उसमें एक तार कसा होता है। ये तार 1 मीटर लंबा होता है, AB, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। AB बराबर है मैंगनीन या कांस्टेंट टन का तार, और कितना? 1 मीटर लंबा। मैंगनीन और कांस्टेंट टन क्यों उपयोग में लाते हैं, ये भी आपको सुनना है। इन दोनों की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। 1 मीटर लंबा तार हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमारी एक ये पट्टी होती है, एक पट्टी यहां होती है, एक पट्टी ये होती है। ये जनरली चालक पट्टियां होती हैं। ध्यान से देखिए जरा। अब इसका अपन सर्किट पूरा बनाते हैं। यहां पे हम लगा देते हैं एक प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या है? RB लिख देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। सुनना बच्चों ध्यान से, ये है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स का मतलब यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा प्रतिरोध रहता है जिसमें 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम के स्विच लगे रहते हैं, जिसे निकाल दो उतना प्रतिरोध आरोपित हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात है यार, प्रतिरोध बॉक्स का मतलब यहाँ पे कितना प्रतिरोध लगाना हमें पता रहता, हम उतना वो वाला स्विच निकाल के उतना प्रतिरोध लगा देते हैं। समझ में आ गई ये बात? यहां पर जो लगाया जाता है ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। हमें नहीं पता कितना प्रतिरोध है, ये हमें निकालना है, ठीक। ये है वो लकड़ी का बॉक्स, तो हम इसे अलग से एक अलग कलर से बना देते हैं। और ये आपका जो वायर है, इस वायर को भी थोड़े से अलग कलर से बना देते हैं। ये वायर है, दिख रहा है, इतना तो दिखेगा,
ठीक, ये ए बी वायर है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम लगाते हैं इसमें मीटर ब्रिज में, यहां से हम लगाते हैं एक सेल ई, एक लगा देते हैं की, और यहां से इसे यहां पे जोड़ देते हैं। अब सुनना बच्चों, ये ए बी हो गया, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं, इसे ए बी दे दिया है, चलो इसको सी डी बोल देते हैं, इसको ई और एफ बोल देते हैं, और इसको पॉइंट बोल देते हैं ओ। ओ से लगाते हैं एक जॉकी, इस पॉइंट से एक जॉकी लगाया जाता है, जॉकी जे। बिल्कुल ऐसा होता है जॉकी, प्लास्टिक का रहता है, ऊपर से अपन कनेक्शन दे देते हैं तो नीचे उसमें कनेक्शन रहता है, जब इस वायर से टच करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाता है। तो ये है बच्चों अपना बीट स्टोन ब्रिज। समझ में आ गया? चित्र सबको समझ में आ गया? चित्र सबको समझ में, जाकी हमारे हाथ में रहता, हम इस वायर पे रखते हैं इसको, जॉकी को कहीं कहीं क्या करेंगे हम समझाएंगे पूरी बात। इतना सबको समझ में आ गया तो यस लिखो यार, तुम लोग आलसीपन मत करो, फटाफट समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं तो बोलो डायग्राम समझ में आ गया, ये बीट स्टोन ब्रिज, इतनी चीज समझ में आ गई है सबको। अब इसकी सबसे पहले तो हम इसे जोड़ देते हैं उससे, मैग्नीनिया कॉन्सेंट्रेटर का तार होता है, 1 मीटर लंबा होता है, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। ये जो ए से बी तक का वायर होता है ना बच्चों, ये वायर है ए और ये है बी, और बिल्कुल जाकी ऐसे ही होता है परंतु थोड़ा छोटा होता है। उसमें यहां से कनेक्शन देते हैं ऊपर, और यहां से टच करेंगे तो ये सर्किट पूरा होता है। तो वो जाकी को उठा उठा के हम इस वायर पे रखते हैं कहीं कहीं। क्यों रखते हैं ये भी समझ रहे हैं, अभी ये भी हम समझने वाले हैं कि जॉकी को उठा उठा के क्यों रखते हैं। सुनिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये बीट स्टोन ब्रिज कहां से बना। देखिए जरा, हम बात करते हैं यहां पे से कंपेयर करते हैं, बीट स्टोन ब्रिज ये है, फिर हम इसे समझेंगे पी क्यू आर एस, इन दोनों के बीच सेल लगा है और इन दोनों के बीच गैल्वेनोमीटर लगा है, ये है पी क्यू आर एस। सुनो बच्चों, अब जरा देखो जरा, पी और क्यू के बीच से गैल्वेनोमीटर, अच्छा हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया है तो गैल्वेनोमीटर भी हमें लगाना है, तो जाकी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करो और ये यहां से आता है। सुनना जरा, दो प्रतिरोध है पी क्यू के बीच में गैल्वेनोमीटर है और ये आर एस के बीच में जाता है। इस वाले को अपन मान लेंगे पी, कलर बदल देते हैं ताकि दिख जाए, थोड़ा सा कंजस्टेड कर दिया हमने, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला प्रतिरोध हो गया पी, और ये वाला, सॉरी पी नहीं आर, और ये वाला हो गया एस, और इस तरफ वाला होता है पी और इस तरफ वाला होता है क्यू। सुनो जरा ध्यान से, पूरी बात समझिए, सब समझ में आएगा। देखिए, गैल्वेनोमीटर का सिरा आर और एस के बीच से गया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ और पी क्यू के बीच में जुड़ा। देखो, आर और एस के बीच से गया है और यहां जुड़ा है, इस तरफ पी है, इस तरफ क्यू है। समझ में आया? सेल देखो, सेल कहां जुड़ा है, जहां पी और आर जुड़े हैं वहां से, जहां क्यू और एस जुड़े हैं वहां गया है। देखिए जरा, सेल पी और आर जुड़े हैं, यहां से निकला है, और कहा गया है, एस और क्यू जुड़े हैं वहां पे दूसरी तरफ गया है, तो ये बन गए। अब सुनना एक और बात, इसे हमने पी लिखा है तार को। आपको पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसलिए ये P क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है।
अब हमने इसे बीटस्टोन ब्रिज से तो कंपेयर कर लिया है। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना जरा। हमने क्या किया, हम जब ये पूरा सर्किट कर देते हैं, पूरा सर्किट कर देते हैं, बना लेते हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जॉकी को यहां रखते हैं J1 पे। जॉकी को J1 पे रखते हैं तो P बहुत कम हो जाता है, Q बहुत ज्यादा हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में विस्थापन आता है। क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में विस्थापन केवल तभी नहीं आएगा जब P/Q बराबर R/S हो, परंतु P तो छोटा कर दिया है, तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड पे विस्थापन होता है। मतलब हम यहाँ पे बात करते हैं एट पॉइंट J1, तो G में विस्थापन मान लेते हैं अपन, G में विस्थापन बराबर लेफ्ट। कलर बदल देते हैं बच्चे भी, अभी प्रशांत सर के बच्चे बोलेंगे कलर बदलो। एट पॉइंट J1 मान लो गैल्वेनोमीटर में विस्थापन लेफ्ट हुआ। अब हमने इस जाकी को यहां से उठाया और इधर कहीं रख दिया, ये पॉइंट है J2। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट J2, तो G में विस्थापन हर हालत में, क्योंकि अब P बढ़ गया, Q छोटा हो गया, तो G में जो विस्थापन होगा वो राइट होगा। सुनना बच्चों, जब हमने यहां रखा था J1 पे तो P छोटा हो गया था, Q बड़ा हो गया था, विस्थापन लेफ्ट था। जब हमने यहां रखा तो Q छोटा हो गया, P बड़ा हो गया, तो विस्थापन राइट होगा। अब जरा हमारी तीसरी बात सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट J की बात कर रहे हैं। J पे हमने क्या किया, जब हम इसे यहां से इधर लाते जाएंगे तो जब J पे आया तो गैल्वेनोमीटर में विस्थापन नहीं आया, क्योंकि J1 पे लेफ्ट दे रहा है, J2 पे राइट दे रहा है, तो बीच में कोई ना कोई तो ऐसा बिंदु होगा जहां पे विस्थापन नहीं मिलेगा। तो पता है एट पॉइंट J1 मतलब नो एनी डिस्प्लेसमेंट इन गैल्वेनोमीटर, G में कोई विस्थापन नहीं। G में क्या होगा, कोई विस्थापन नहीं। इसी को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु, नल पॉइंट, उदासीन बिंदु। और पता है इस स्थिति में ब्रिज यानी सेतु, जब नल पॉइंट आता है तो सेतु संतुलित हो गया। सेतु कैसा हो गया, संतुलित हो गया। नल बिंदु था और इस बिंदु पर सेतु संतुलित हो गया। मतलब क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। जब विस्थापन नहीं मिलता धारा मापी में तो उस स्थिति में सेतु संतुलित हो जाता है। अज्ञात कौन सा है, S। अपन S को इधर ले आए, S बराबर हो जाएगा RQ/P। अब सुनना बच्चों, आगे की बात सुनना, सुनना ही पड़ेगा। R तो हमें पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जी बता दें कैसा रहता है। ऐसा एक डब्बा रहता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसा डब्बा होता है और इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे ये लगे रहते हैं स्विच। आप किसी पे लिखा रहता 1 ओम, किसी पे 2 ओम, किसी जो आप बाहर निकाल दो उतना प्रतिरोध उसमें अप्लाई हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप समझ गए। तो R तो हमें पता है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में से स्विच हमने निकाला है। इतनी बात क्लियर है, उदासीन बिंदु समझ में आ गए हैं सबको। तो रेजिस्टेंस बॉक्स, अब हमें P निकालना। P क्या होता है, तो ये पूरा वायर कितना होता है, 1 मीटर लंबा। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L है, J तक की, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी। आपको पता है यदि
प्रति एकांक, यदि प्रति एकांक लंबाई पर लंबाई का प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो यहां से यहां तक एल लंबाई का है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल। एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। समझो, ये बात ध्यान से समझिए, उसका हो जाएगा रो इंटू एल। चलिए, ये बात समझ में आ गई। ये लंबाई कितनी है 100 माइनस एल, और ये कितना है Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल, रो इंटू 100 माइनस एल, ये हो जाएगा Q। हम क्या करें, ये दोनों मान, ये समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 से दोनों मान समीकरण 1 में रख दें, तो S बराबर R तो हमें पता है, Q की जगह हमने क्या लिखा, रो इंटू 100 माइनस एल, और P की जगह हमने क्या लिखा, रो इंटू एल। इस रो से रो कैंसिल हो गया, S बराबर हो जाएगा R 100 माइनस एल अपान एल। ये अज्ञात प्रतिरोध का हम पता कर लेंगे। अब हमारे बच्चे पूछे फटाफट, और सुनो, ये होती हैं जनरली ब्रॉस की ली जाती हैं, ये पट्टियां होती हैं, ये पट्टियां जो कि हमारे उसमें लगा रहता है। ओके, ए भी तो बाहर है, हमने लिखा है। रानी क्या पूछ रही बताओ। हेलो सर। बोलो। सर P बराबर रो एल कहाँ से आया है? रो एल कहां से आया, रो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, और हमारा संतुलन बिंदु यहां से यहां तक मिला है। ये लंबाई कितनी है, एल है, तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। रानी समझ में आ गया तेरे को बेटा? यस सर। और नीचे देखिए वाली लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल, तो एकांक लंबाई का रो है, तो रो इंटू 100 माइनस एल, क्यों प्रतिरोध हो गया। ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहले वो कहते हैं ये जॉकी हमारे हाथ में ऐसे ही रहता, सब बच्चे ध्यान से देखो, हमने J1 पे रखा, उसने हमें लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट दिया, हमने उठाया और J2 पे रखा, उसने राइट साइड डिस्प्लेसमेंट दिया। तो अब बीच में हमें निकालना है, तो वो कहते हैं, सुनना जरा ध्यान से, हम तुम्हें थोड़ी सी कलाकारी बता रहे हैं। वो कहते हैं जॉकी को तार पे कभी खसका के नहीं चलना चाहिए, तुम तो खसका के ही चलाना, क्योंकि उठा उठा के रखने में बहुत देर लगती है और संतुलन बिंदु मिलने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों। अब आप J2 से जब इसे खसकाते हुए इस तरफ ला रहे हो, धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा था धीरे धीरे कम होता जाएगा, और J पे जब आए वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आप उठा उठा के बार बार रखो, गैल्वेनोमीटर की निडल हिलना नहीं चाहिए, तो फिर आपका J संतुलन बिंदु है, नल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है और रीडिंग पॉइंट है। हाँ क्या पूछ रहा राजदीप, बोल। सर अगर हम जॉकी को सतत ले जाए, मतलब सटा सटा के ले जाएंगे, तो घर्षण बल नहीं कार्य करेगा सर? घर्षण बल से कुछ नहीं होता है, वो जॉकी को इसलिए नहीं खिसकाते कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। अब सुनिए, इसमें ये जो पत्तियां लगी हैं ना, इनका प्रतिरोध कहीं यूज नहीं किया गया है, जबकि इनका प्रतिरोध होता है। तो एक बार रीडिंग हम ऐसे लेते हैं, दूसरी बार के रीडिंग में हम पता है क्या करते हैं, दूसरी बार की रीडिंग में हम R और S को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, समझ गए। तो सेकंड रीडिंग के लिए हम यहां लिख रहे हैं, समझ गए। द्वितीय रीडिंग के लिए, सेकंड रीडिंग के लिए हम करते हैं क्या,
आर तथा एस को आपस में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित करके दूसरी रीडिंग ली जाती है, परिवर्तित करके दूसरी रीडिंग ली जाती है। हम क्या करते हैं, आर और हम इस एस को उठाओ और यहां लगा दो, इसमें एस लगा देते हैं और यहाँ पे वो डब्बा आर लगा देते हैं। तो बच्चे इन्हें इंटरचेंज करके एक और रीडिंग ले जाती है ताकि इनका प्रतिरोध मिनिमाइज हो सके। तो ये है मीटर सेतु जो प्रशांत सर के बच्चों ने पूछा था। हालांकि सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी में विभव मापी हटा दिया है उन्होंने, तो जब विभव मापी हटा दिया है तो फिर भी तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में है, तो हम जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों।